आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे मेरा स्वागत करने के लिए। वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहनकर। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टकटकी लगाए मुझे देखता रहा और ना जाने उसे क्या हुआ। वह एकदम से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी पहली बार उसे देखकर अपना दिल दे बैठी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट्स में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचली तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी। आज आखिरी दिन था, वह ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी के थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी।
हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होने लग गई। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह काम करेगा तो मुझे भी बाहर जाकर कदम निकालना पड़ेगा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी की रेडी निकाल के घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती, लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात की पलटने की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के विज्ञापन देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीनों में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस मानवी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे सर? तो वो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना बॉस मुझे आवाज़ें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह से बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी मेरी किस्मत ने मुझे MK इंटरप्राइजेज में काम मिल गई। यह नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पिंक एड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 9 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था।
मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही ना था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब बात सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर बार बार यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गई। वो मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज़ रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ पहुँचा। सादा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब यह राहुल, वो राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल है और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में उसे देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने राहुल की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में लोग ऐसी बात करते हैं। मेरी बात सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही पहली नज़र तुम पे पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियाँ जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही इसीलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन
मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कलर की डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही ऊंचा हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालात में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते डपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वो बिजनेस जमाने की फ़िक्र में लगे रहे। खैर, मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से लाचार देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश होऊं, लेकिन मैं वक्ती तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में उसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर मानवी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं यह सोच कर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। राहुल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और राहुल बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई, शायद वह भी राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद
हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं असल में आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मानवी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह कितनी देर राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, राहुल आपकी मम्मा कहाँ हैं? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राहुल फीकी सी हंसी हंस दी और कहने लगा, चलो आज तुम्हें मैं यह सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था, जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती। वह क्लब जाती, पार्टीज करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2-2 4 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी मैं भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अभी भी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़े शुरू होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती थी कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज़ होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूं ही इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते और फिर दूसरी मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वो भागकर मम्मी के पास चले और मम्मी से मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके साथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में से मम्मी की एक एक चीज़ें फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़े मुझे औरत जात से भरोसा ख़त्म करते गए। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का और ना बच्चे का, जिसे यह तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन यह ना पता हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो,
जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना कर रखे और जब मैं अपने घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वह सब की सब मम्मी की तरह ही थीं। मम्मी की तरह उनके ख़यालात थे, उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे धीरे इन सब से ऊंचा होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। राहुल ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लगा लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए हैं और आगे की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।